अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मेडन विजिट किया, अफगानिस्तान का काबुल गए और वहां पर उन्होंने एक दफ़ा फिर इस बात की यकीन दहानी कराई कि काबुल के बाद इस्लामाबाद वो है जो कि अफगानिस्तान में अमन का खैरखा है और जो भी डायलॉग जो होता रहा है अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान और फिर तालिबान के साथ, उसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि हम अपने हमसाये मुल्क अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं और जिसको बहुत सराहा गया। पहला दौरा था, इसमें बहुत सारी याददाश्तें भी साइन की गई हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो तजारत के हवाले से है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कुछ मसाइल थे जिनका दोबारा आज अहाता किया गया है और उसके बाद यकीन दिलाया गया है कि उसमें अब पाकिस्तान मजीद जिस तरह भी हो सकेगा अफगानिस्तान को सहूलत फराहम करेगा, क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री के तहत, इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत ट्रांजिट ट्रेड जो है वो उनका राइट बनता है उनको। लेकिन हमने देखा कि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया गया नेगेटिव टर्म में और बहुत नुकसान भी उठाया पाकिस्तान ने, क्योंकि बहुत सारी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो चीजें आती थी वो अफगानिस्तान से फिर वापस स्मगल होकर पाकिस्तान आ जाती थी। लेकिन अब उसमें बहुत बेहतरी आई है, इसी वजह से पाकिस्तान ने आज फिर यकीन दिलाया है कि जनाब एक तो दोनों ममालिक के दरमियान तजारत भी बढ़ेगी और दूसरा ट्रांजिट ट्रेड को जो है फैसिलिटी उसको भी मजीद बेहतर फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, ताकि अफगानिस्तान को कोई मसाइल ना हो। और जैसा कि आपने देखा जो कल की जो खबर थी, ट्रंप ने मजीद कुछ अमेरिकन ट्रुप्स विड्रॉ करने का अंदिया दिया, जिसको आज तालिबान ने वेलकम भी किया है और यही एक वो प्रोसेस है जो इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि बैठकर मुज़ाकरात कर कर अमन की कोशिश की जाए, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दफा फिर कहा कि जितनी जरूरत अमन की आज इस दुनिया में है और खसूसी तौर पर अफगानिस्तान में, शायद ये पहले नहीं थी। कश्मीर यकीनन एक अहम फोकल पॉइंट है इस खित्ते के अंदर, जिसके अंदर अमन आएगा तो पूरे खित्ते में अमन होगा और इसके लिए आज भी प्राइम मिनिस्टर ने अशरफ गनी साहब से भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि हमें पूरी दुनिया के सामने ये मामला उठाना चाहिए, रखना चाहिए कि कश्मीर में अमन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और उसका जो हल तलब मसला है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए यूएन चार्टर के तहत, ताकि ये जो एक अनरेस्ट है इस खित्ते में वो ख़त्म हो सके। ये तो था प्राइम मिनिस्टर का दौरा और हम तवक्को कर रहे हैं कि इसमें और मजीद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि ख़ास तौर पर हम पहले भी कहते रहे हैं कि एनडीएस रॉ का नेक्सस था और हम तवक्को करते हैं कि अब शायद वो ख़त्म हो चुका होगा, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर करने में कामयाब हो रहा था रॉ, और वो कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे सामने एक एविडेंस भी आया जिस पर आज भी बात की गई है। नाज़रीन, आज कोरोना के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी बात करेंगे कि नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, मतवातर बढ़ रहे हैं और एक दफ़ा फिर पैगाम वही है कि जनाब एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात से ही बचा जा सकता है, क्योंकि इस दफ़ा जो वायरस है वो ज़्यादा लीथल है और खुदा ना खास्ता अगर कोई ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ हालत ज़्यादा ख़राब होने के इम्कानात हैं। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि जिनको कोरोना इस वक्त है कि वो डर जाएं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो हमारे दोस्त जानने वाले जिनको कोरोना हुआ है वो भी यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को महदूद करें, बिला वजह लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करें और पब्लिक प्लेसेस में ख़ास तौर पर ज़्यादा एहतियात करें। अब देखना यह है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आ गई थी, जो हुकूमत का जो फैसला था कि जल्द से जुलूस नहीं होने दिए जाएंगे उसको उन्होंने एंडोर्स भी किया और उन्होंने तवक्को की कि इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड जो है इस पर अमल भी करेंगे। नाज़रीन, तीसरी एक अहम और दिलचस्प बात वो एक पिटीशन थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एंटरटेन की गई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के सामने राजा अकरम
सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पेश हुए किनके बिहाफ पे? ह्यूमन राइट्स कमीशन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कुछ सहाफ़ियों उनकी तरफ से वो पेश हुए अदालत में। और मामला ये था कि जनाब नवाज शरीफ साहब की जो तकारीर पर पाबंदी लगाई है 1 अक्टूबर का जो पैमरा का नोटिफिकेशन था उसके तहत वो ख़त्म की जाए और वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, जिस पर अतहर मिनल्लाह साहब ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त जो है वो मुस्तरद तो नहीं की। उन्होंने कहा मजीद इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये वाज़े तौर पर कह दिया कि किसी मफरूर को रिलीफ नहीं दे सकते। और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ वाला जो वर्डिक्ट था एक केस में उसका भी हवाला दिया, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी वो बाखूबी इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन आर्टिकल 19A के तहत हर शहरी को एक आज़ादी हासिल है, जिस पर अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा कि वो एक मुल्जिम है। इस वक्त उनका नेशनल ID कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि अदालत में भी पेश नहीं हो रहे। अदालत का जो हमारी अदलिया का जो है वो भी रिगार्ड नहीं कर रहे, वो मफरूर हैं, उनको ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता फिलहाल। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब आप मजीद मामला को लेके आए, और हमने सुना है कि शायद 15 दिसंबर तक जो है ये मामला चलेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद राना मुबश्शिर साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर आपका हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं सईद काजी साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। उन्होंने कहा था हमें ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं है। जनरल साहब आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। पहले तो जरा थोड़ा सा अगर रोशनी डाल दें, ये जो प्राइम मिनिस्टर का मेडन विजिट था काबुल का आज, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और जो अमेरिका में इस वक्त जो चेंज आ रही है उस तनाजुर में, और ट्रंप साहब का कल का फैसला कि मजीद ट्रुप्स भी विड्रॉ करने, तकरीबन 5000 मजीद ट्रुप्स उन्होंने विड्रॉ करने का फैसला किया, कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के पहले दौरे को? देखिए उसमें बहुत ही अहम ये डेवलपमेंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं अफगानिस्तान स्टेज पर, जबकि तालिबान की जो बातचीत है वो एक स्टेज पे आकर थोड़ा सा स्टॉल कर गए है बातचीत बिटवीन तालिबान और जो दूसरे लोग जो अफगान सो कॉल्ड थे उनके। तो उसको एक तो किक स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है, ताकि किसी तरीके से जब ये अमेरिकन ड्रॉ डाउन कर रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई एक सेटअप ऐसा जरूर हो जो अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्टेबल हो टू स्टार्ट विद, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे मिसाइल चल रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस मसला बना हुआ है और तालिबान लगातार अपना प्रेशर जो बढ़ा रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है काबुल में और इनके चंद साथी हैं, ये दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट एट दिस स्टेज। अब उन्होंने जो बात की है, जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं उसमें तो अभी तफसीलन तो मुझे नहीं पता क्या बात हुई, जरूरी एक एलिमेंट था, इससे बात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का सेटल होना और इस तरीके से पुरअमन होना कि जिसमें यह जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और DISPR ने बताया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, अब भी हो रही है, और आइंदा भी ये खतरात हैं। तो इसके साथ अगर इसको मिला के देखते हैं, अफगानिस्तान को पीसफुल करना है, तो ये जो इंडिया का जो वहां पे मसला उन्होंने खड़ा किया हुआ है उसको भी बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। ऑब्वियसली अफगानिस्तान उसको बाहर नहीं निकालेंगे इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद, लेकिन यह है कि उनको उस हद तक लाना बहुत जरूरी है कि वो जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और ये जो ट्रेड है, एक पाकिस्तान जिसको फैसिलिटेट कर रहा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर से बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाजें उठ रही हैं सही कि अफगानिस्तान के तो फायदे में है, ये भारत के फायदे में भी है, लेकिन भारत चूंकि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ लगा हुआ है, इसलिए शायद पाकिस्तान को यह भी एक मसला बने कि इसको भी किसी तरीके से पाकिस्तान को हैंडल करना पड़ेगा, ताकि भारत को किसी किस्म की जो फैसिलिटी ना दी जाए सही पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है सारी। सही ये दो तो बड़े ये एलिमेंट हैं इसकी चीज। बिल्कुल। राना मुबश्शिर, आप भी देखते रहे हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी देखते रहे हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर का काबुल का दौरा है
उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर एडवांसमेंट के लिए भी टाइम दिया गया है कि जी आइंदा महीने और शायद जनवरी में मजीद उस पर एमओयूज और मामला भी होंगे। तजारत पर खास तौर पर जोर दिया गया है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया है। जिस तरह जनरल साहब ने भी अभी जिक्र किया कि हमारे खदशात थे रॉ और एनडीएस का नेक्सस, उस पर भी जो है वो यकीनन बात हुई होगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो इस सूरत हाल में, खासतौर पर जब ट्रंप की भी रुखसत होती नजर आ रही है कि शायद वो भी रुखसत हो जाएंगे व्हाइट हाउस से, तो आपको क्या लगता है कि ये एक बेहतर मूव थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अशरफ गनी साहब की दावत पर आज दौरा किया? डेफिनेटली जी, मूव तो बहुत अच्छी थी और इसमें तो कोई शक नहीं। थोड़ी सी चीजें जरा जहन में रखना जरूरी है कि देखें इस वक्त जो ब्लॉक्स बन रहे हैं सामने आपके, रशिया, ईरान, चाइना, और उसमें किसी न किसी तरीके से आप भी चिप इन हो रही है, यानी कि पाकिस्तान भी चिप इन हो रहा है उसके अंदर। उसको जरा जहन में रखेंगे आप तो सारा झुकाव जो है, दूसरा जो एंड है, दूसरा जो विंग है, जिसको कहा जाता है कि अमेरिका है, इजराइल है, अब तो सारी कहीं ना कहीं मुस्लिम ममालिक भी उसमें शामिल हो चुके हैं, उनका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। सो जो इंडिया की तरफ है, डेफिनेटली वो चाहते ही है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया जो है असर्ट करे रीजन के अंदर और काउंटर करे उन मूव्स को, जो कि मूव्स चाइना किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी वक्त पे प्ले करता रहता है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो कोई और एरिया हो, उसमें चाइना जो है असर्ट करता है। ठीक है जी, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को पीछे से बैकिंग मिल रही है। लेट मी पुट इट दिस वे, वो बड़ा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। बट देन अगेन अगर इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला, तो हमें जो है हमें करना क्या है, अभी रिसेंटली जो एक पैक्ट है अमेरिका ने इंडिया के साथ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट, और उस पैक्ट को अगर आप देखें और पढ़े तो वो इतना सीरियस है, आई वुड से कि वो इतना सीरियसली उसको लिया गया है, इंडिया को इतना हेल्प आउट किया गया है, और अमेरिका अगर फिजिकली ना भी करे उसको हेल्प आउट इंडिया को, तो वो हर सूरत में हर तरीके से पीछे बैठ के इंडिया को हेल्प आउट करेगा और काउंटर किया जाएगा चाइना की मूव्स को। नाउ डेफिनेटली चाइना भी इसी किस्म का कोई ना कोई कॉन्टैक्ट कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर करना चाहेगा पाकिस्तान के साथ, या ओवरटली या कोवर्टली, ये तो जनरल साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन देन अगेन सही, कोई ना कोई मूव जो जिस वक्त चल रही है उसको हम लोग डिप्लोमेटिकली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डिप्लोमेटिकली हमको इतने स्ट्रांग नहीं है। हम लोग व्हेन इट कम्स टू लाइक सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड अपना मुद्दा बयान करने की जब बात आती है, और वहां पे जाके हम लोग थोड़ा सा शाय आउट हो जाते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, कि उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट देन अगेन अगर इस वक्त भी अगर हम सीरियसली नहीं चलेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके साथ चाइना भी खड़ा हो और आप दूसरे ममालिक भी आपके साथ खड़े हो, और फिर भी आप अपना मुद्दा बयान ना कर सके और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ना रख सके, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा So we need to revisit our foreign policy। बिल्कुल सही, सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सईद काजी साहब, मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो कोई मिनिस्ट्री या कोई एक वो नहीं है, वो एक बेसिकली एक थिंक टैंक होता है जो बेसिकली रिसर्च कर रहा होता है, हुकूमत को बता रहा होता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और हमने किस तरह चलना है आगे। जिस तरफ राना मुबशिर साहब ने भी इशारा किया कि थोड़ा सा हम शायद जरा वीक हैं अपने इंटरनेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर। अभी जो यूएई ने हम पर जो सैंक्शंस लगाई हैं, कहा यह जाता है कि 12 ममालिक से उन्होंने यूएस वीजा, विजिट वीजा और टूरिस्ट वीजा, और अब शायद कहा जा रहा है कि इमिग्रेंट वीजा जो वर्क वीजा है उस पर भी उन्होंने कोई कदगनें लगाई हैं। उसमें भारत नहीं है। भारत तो ज्यादा इस वक्त मुतासर हुआ है कोरोना से, तो ये इस मूव को हम कैसे देखें कि अगेन इट्स अ फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे हमारा फेल्योर है कोई? देखिए, उनका झुकाव पहले से ही बहुत ज्यादा है, जो हमारे ये मिडिल ईस्टर्न जिन पे बड़ा हम बैंक करते हैं, और वो जो है हमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें बिल्कुल मुलाजमों की तरह ट्रीट करते रहे। हमारी इंतहाई वीक रूलिंग अशराफिया जो अपने जाती मफाद से 1 इंच आगे नहीं देख पाती रही, चाहे वो कोई भी दौर हो, तो उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि देखिए, स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी
जो होती है वो एक्सटेंशन होती है आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी की। जरा कहें ना फैटफ वाले को चीन की तरफ मुंह करके देखे या रशिया की तरफ मुंह करके देखे, वो पास नहीं आने देंगे उनको। तो बात यह है कि हमने अपने आप को वीक किया, और वो कैसे वीक किया? हमने इस रियासत में जो हुक्मरान हैं उन्होंने हुक्मरानी को अपनी तिजारत बनाया, और जिसके नतीजे में ये हुआ कि हम दस्ते नगर हुए। आज 113 बिलियन डॉलर का जिस मुल्क के ऊपर कर्जा हो उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसे आजाद हो सकती है? मुझे बताएं, जिसके फैबुलसली रिच हुक्मरान हो और एक भिखारी की तरह हमने कासा पकड़ा हो। 31 बिलियन डॉलर हमने दिए हैं इस 2 सालों में। ये आपके बता रहे हैं वो वजीर खजाना। और आपका कर्जा इतना पे करने के बाद हमारा कर्जा 95 बिलियन डॉलर से 113 बिलियन डॉलर, ये आपको नहीं समझ आएगा जब तक आपको मैशियत समझ नहीं आएगी। क्या चीज है भाई चाइना के पास, या जो दीगर रियासतें हैं चुप करके मुंह उठाते हैं, कहते हैं फलां को अंदर कर दो, फलां को बाहर कर दो, आप सजाएं दिलवा दो, फैटफ आ गया है। आप सबसे बड़ा हब जो है वो दहशतगर्दी का, जितनी दहशतगर्दी अमेरिका बहादुर ने की है लैटिन अमेरिका में यहाँ, और ये अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया? व्हाट वाज ऑपरेशन साइक्लोन? मुझे बताएं, $1 ट्रिलियन का आपने ऊपर जो है वो बारूद वहां बिछा के रख दिया, अब आपको वहां से क्या निकलेगा आपके लिए? दैट इज अ फेस्टरिंग वुंड, यही रहेगा। तो बात यह है कि हम अपने आप को जब तक दुरुस्त नहीं करते, हम अपनी मैशियत को ठीक नहीं करते, हम कम्युनिटी ऑफ नेशंस में हम सर उठा के कैसे चलेंगे? मुझे बताएं। इधर बयानिए चल रहे हैं, रोज लड़ाई हो रही है, एक डायनेस्टी अपने आप को दोबारा जो है वो ताकत में लाना चाह रही है, इदारों पे हमले हो रहे हैं। सईद काजी साहब, बिल्कुल सईद काजी साहब, क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, फिर ब्रेक के बाद भी आपसे बात करूंगा। मुझे ये बताएं कि अभी क्या ब्लॉक्स में, किसी ब्लॉक में जाके अपने आप को जरूरत से ज्यादा उसका अलाइन करके वो पाकिस्तान के हक में है या नुकसान में है? क्योंकि हमने देखा कि सऊदी अरब और यूएई कि दोनों तरफ से कुछ सिग्नलिंग बहुत मतलब हमें लग रहा था कि शायद वो हमसे कुछ थोड़ा सा नाराज हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स की वजह से है या पाकिस्तान ने जो इंडिपेंडेंट पोजीशन ली है उसकी वजह से है? देखिए, बात यह है कि इससे हमारी वीकनेस क्या हो सकती है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हमारे लोग वहां पे मौजूद हैं। अपने लोगों की फौज वो नहीं बनाते, उन्हें डर है कि ये वही बात ना हो जैसे पहले कू हुआ था वहां पे। बात यह है कि वीकनेस हमें अपने अंदर देखनी चाहिए, और दूसरी ये कि हमें अब हटना चाहिए, और चाइनीज ब्लॉक की तरफ हमारा जो झुकाव है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। और मैं जाती तौर पर आपको बताऊं कि बहुत सी जो ऑफर्स चाइना की तरफ से आई हैं और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हैं उनकी तरफ से आई हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम ये कर्जे वर्जे का भी हम टेक केयर कर लेंगे। मगर बात यह है कि हमारी जो इशराफिया है उसके बच्चों के और उनके मफादात अमेरिका में है, इनके जो अकाउंट अमेरिका में है, ये कोई क्लियर कट पॉलिसी लेते नहीं है, तो लेनी पड़ेगी। और हमें ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है कि जिनके ये जाती छोटे छोटे घटिया से मसाइल ना हो और वो बड़ा सोचें और बड़ा कर सकें। तो इस मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और वरना क्या है तो बाहर से जो है वो बैठ के हम पे अपने भी हमले कर रहे होते हैं, दूसरे भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। We should be strong and we should have a strong economy first. वेरी राइट, सईद काजी साहब ने सही फरमाया कि जब आपके माफिया के बच्चे अमेरिका कनाडा में पढ़ेंगे और आपके स्टेक्स भी वहीं पे होंगे तो फिर आप किसी भी ब्लॉक में जाएं तो फिर कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पिटीशन गई ह्यूमन राइट्स कमीशन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कुछ सहाफियों की तरफ से, उस पर भी जरा बात करना चाहेंगे कि ये कौन सा बयानिया है जिसको हम चाहते हैं कि वो तमाम टीवी चैनल्स भी दिखाएं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा याफ्ता मुजरिम वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर पर जो पाबंदी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत हुई, और वो पिटीशन जो है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन, PFUJ और कुछ जर्नलिस्ट से 3 फ्रीकैन की तरफ से वो पिटीशन बनाई गई। सलमान अकरम राया साहब आज अदालत में पेश हुए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की अदालत में, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो किसी मफरूर को रिलीफ नहीं दे सकते। पिटीशन ये थी कि जनाब जो आर्टिकल 19 प्रॉब्ली ए है फंडामेंटल राइट्स और आपके जो बेसिक राइट्स हैं उसमें ये आता है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जनरल साहब, आपसे आगाज करता हूं।
पहले भी हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी एक ऑर्डर आया था, वो भी उसको भी अपहेल्ड किया गया। तो ये क्या नजरियाती होने की कोई दलील होती है, और क्या रीजन क्या होती है कि अगर कोई मफरूर हो उसको आप क्या ये राइट नहीं दे सकते? आपका क्या ख्याल है कि ये हालांकि अभी इस पे मजीद मामला चलना है, लेकिन ये जो है वो जर्नलिस्ट पे तो मैं फिर बाद में आऊंगा, लेकिन ये क्या राइट बनता है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि उनको दिया जाए कि जी वो खुलेआम आकर तकरीर जब भी करें तो तमाम मीडिया उसको सुनवाए और दिखाए? देखिए ज़मीर, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं मीडिया से एक गिला करना चाहता हूं। जी सर। अभी राणा साहब ने एक इशारा किया था, ये जो पीको अभी जो मुआहिदा हुआ है भारत और अमेरिका के दरमियान, जी, ये 4 फंडामेंटल मुआहिदे हैं जिसके बाद भारत को जो पोजीशन बन गई है स्ट्रेटेजिकली, वो इट इज एज क्लोज इजराइल से, अगर किसी तरह से इजराइल के बराबर नहीं है तो उससे ज्यादा कम भी नहीं है। इट शुड हैव सेंट वेरी डेंजरस सिग्नल टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान पीपल, पाकिस्तान मीडिया। हमारी मीडिया ने इस पर बात ही नहीं की। ये सब मेरा अपना ख्याल ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या सही। हाउ कमिंग टू दैट, देखिए जी, क्या एक शख्स के राइट और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के राइट्स के बारे में किसी को अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जिस तरीके से मेरे मुल्क के टैक्स का पैसा, मेरे मुल्क की दौलत को लूट कर बाहर लेकर गए हैं और वहां जाकर इन्होंने अपने मोहल्लात में बैठकर पाकिस्तान के मुखालिफ बात कर रहे हैं, तो मुझे तो हैरान कौन है कि राजा साहब पे जो इसका वकालत करने चले गए, फिर उन दोस्तों पर जिन्होंने, मीडिया के दोस्तों ने मिलकर एक ह्यूमन राइट्स इशू बना के इसको पेश कर दिया। मेरा अपना ख्याल तो ये था कि जितने ये बड़े बड़े हमारे कलमकार हैं, मीडिया के लोग हैं, जितने बड़े बड़े अपने आप के खत रखते हैं ये लोग अपना, ये तो मिलके इनको चाहिए ये था कि ये पिटीशन कर दे कि जब इनको दी गई है, ये जमानत दी गई है, चाहे मरियम हो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, वो कैंसिल की जाए, भगोड़ा डिक्लेयर किया गया, इनको वापस लेके आया जाए। जो अपने अदालतों का मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हुए हैं जी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है और उनको बड़ी स्पेशल कंसेशन दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब को कि बाहर जाए, इलाज करके वापस आए। वो बजाय इसके वापस आते, वहां बैठकर वो बात वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ जो दुश्मन है। मेरा ख्याल इससे ज्यादा खुश वो शायद 71 नहीं हुए होंगे, क्योंकि उस वक्त भी इस किस्म के लोग मौजूद थे जहां पे, जब मशरकी विंग हमसे लगा हुआ है आज भी। और ये कोई क्षमे की बात नहीं है, जब पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा जा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की उस फौज पाकिस्तान को या अवाम और पाकिस्तान फौज के दरमियान जो तफरका डालने की कोशिश की जा रही है, ये कोई अचानक नहीं हुआ ये चीज। सही जी, बिल्कुल बिल्कुल। सईद काजी साहब, ये एक जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 पढ़ लें, नवाज शरीफ की CNIC और पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ये दरखास्त सादा नहीं है, जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि ये गैर जानिबदार सहाफियों ने दरखास्त फाइल की है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी रिलीफ जो है नहीं दिया जा सकता, और 1 अक्टूबर का जो पेमरा का हुक्मनामा है उसको भी अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन मजीद उन्होंने कहा कि आप इस पर आर्गुमेंट्स देंगे। क्या समझते हैं कि ये राइट मिल जाना चाहिए उनको, मियां नवाज शरीफ साहब को? देखिए, वो तो अदालत ने तय करना है, लेकिन सवाल ये है कि मुझे सलमान अकरम राजा साहब बड़े एक अच्छे बड़े वकील हैं, गैर जानबदार आप कहते हैं, कौन सी गैर जानबदारी दिखा रहे हैं? मतलब मुझे बताएं ना, गैर जानबदार तो वो लोग हैं जो किसी नजर आते हैं अपनी गुफ्तगू में। मुझे ये बताएं, ये जो पीडी है, मैं सजेस्ट करता हूँ इसका नाम बदलें, इसका नाम रखें द मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द डायनेस्टिक रूल ऑफ शरीफ। मुझे बताएं ना, अब अभी मुझे बताएं, आज मैं एक स्टोरी कर रहा था, अभी शो से उठा हूँ, 1.5 मिलियन बच्चे स्ट्रीट अर्चिन जो है सड़कों पर रहते हैं, रेप हो रहे हैं, गंदा पानी हम पी रहे हैं। आइन में जो हमारे लिए लिखी गई हैं चीजें कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलेगी, वो नहीं मिलती। कोई गया है इनमें से ये चीजें लेकर? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक पंजाबी सरमायादार का हक की हुक्मरानी है हमारे ऊपर? मुझे ये बताएं कि फौज ने किया नहीं किया, सबूत ले आए। उन्होंने कहा था आपके बिलावल साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी साहब को ये कहना कि आप एक हुकूमत को घर भेज दें, कौन सा बयानी है? इस बयानी की आपने खुद ही जो है वो लिटर परेड कर ली अपने बयानी की, ये बात करके कि आर्मी चीफ आपको चलता करें। अच्छा, फिर अगर आर्मी चीफ ने धांधली करवाई आपके मुताबिक तो उसके सबूत ला के बताएं।
आप जब टीवी पे आते हैं तो कहते हैं देखिए अभी केस चल रहा है, अभी हमारे खिलाफ फैसला नहीं हुआ, मीडिया में बैठ के हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाएं। जब अदालत ने कह भी दिया, जिस तरह भी जज साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि कॉन्विक्ट आपको उसी अदालत ने किया, उसी आइन के तहत हुए जिसके तहत आपने 3 दफा हल्फ उठाया था। तो मेरे ख्याल में एक तो गैर जानबदारी वाली जो है इल्जाम ना लगाया जाए उन पर, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दूसरी बात ये है कि हम एक चीज को बड़ा इग्नोर कर रहे हैं और कोई इसको देख नहीं रहा। ये जो बयानियां बेच रहे हैं, आप देखें जरा वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। एक सुनामी आ रहा है मैशत का, 10% तक जो है वेस्ट की मैशतें जो है वो नीचे जा रही हैं, और वो वर्ल्ड, और हम क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर। यानी बजाय इसके, और मैंने जैसे पहले कहा कि कर्जा हमने 113 बिलियन तक पहुंचा दिया, अब हमने कैसे लड़ना है, ये हमें इस मझदार से निकालेंगे। ये बयानी हमारा। अब बात क्या है? बात ये है कि ये जो लोग गए हैं, जाहिर है ये अपर मिडिल क्लास के और अपर क्लास के लोग हैं, इनका तो मसला ही नहीं है, ना इंसाफ पानी में इनका मसला है, ना इनका जो है वो इलाज का कोई इनका मसला है। ये तो सारे, ये तो जिस दुनिया में रहते हैं इनका मसला इनका मसला जो काजी साहब मैं समझ रहा हूं आप कह रहे हैं, इनका मसला ये है कि एक पंजाब के सरमायादार हुक्मरान को बोलने की इजाजत दी जाए और उसकी तकरीरें दिखाने की इजाजत दी जाए। नहीं जमीर, मुझे एक बात कहने दीजिएगा जी। ये आइन इस मुल्क की इशराफिया नहीं बनाया है, ये MNA इशराफिया में से जाते हैं। सही। ये उस आइन के तहत जो अदालतें बनी हैं, उस अदालत में ये सजा हुए हैं। हमने तो कुछ नहीं किया इनके साथ। सही, बिल्कुल सही। ने किया है, इनके अपने दौर में हुआ है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल इनके अपने दौर में हुआ। राना मुबश्शिर दौर में हुआ ना। सही। तो सवाल ये है कि इनकी अगर कोई लड़ाई है तो लड़े, मगर सवाल नहीं, अभी उनकी तकारीर पर पाबंदी तो अभी 1 अक्टूबर को लगी ना जी, कि मियां नवाज शरीफ साहब की आप तकारीर नहीं दिखा सकते, उस हवाले से वो गए ना अदालत में। देखें, ये पाबंदी लगी, या इसी मुल्क में साफियों को कोड़े भी लगे थे, वो किसने लगाए थे और कौन पीछे खड़ा था पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए? बताएं मुझे। सही। लोग देखें ना, आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला, अरे मैं तो सवाल पूछता हूँ आपको लाया क्यों गया? बिल्कुल सही। चलें, राना मुबश्शिर मुझे ये जरा बताएं कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने ये कहा कि एक तो हम मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं गए थे, एक फंडामेंटल राइट के लिए गए थे, और अगर इसमें ये है तो हम इससे अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है कि बेसिकली अगर PFUJ को जाना है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को जाना है, सहाफियों को जाना है, तो वो सहाफियों के मसाइल के लिए मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई कितनी पिटीशंस आई हैं जिसमें वो गए हों कि जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिनको नौकरी के बाद के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, या और भी बहुत सारे मसाइल हैं, बरतरफियां होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने कहा कि जी गैर जानिबदार सहाफी हैं, तो वो गैर जानिबदार सहाफी हैं ना, तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के इशू पे, फंडामेंटल राइट्स के इशू पे गए हैं। देखिए, मैं ये जो मसला है ना जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस वक्त बैठ के, कि जी उनको एक परमिशन मिलनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को, और वो जनाब उनकी तकारीर जो है टीवी पे नशर होनी चाहिए, और पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। इससे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है मुशर्रफ के साथ 10 साल का एग्रीमेंट करके गए थे, ठीक है जी, और वो एग्रीमेंट जो है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कहते रहे जनाब नहीं जी 10 साल का नहीं किया, 5 साल का किया, वो इस कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, मीडिया भी पिंग पोंग बॉल लेके खेलता रहा उसको, नहीं जी 5 साल नहीं 10 साल था, 10 साल नहीं 5 साल था। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि एक पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, उनमें इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े लीडर है, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मैं दोबारा उनको वापस आप भेजते हैं, तो आपको नहीं पता था कि पहले वो जनाब ये करके गए, पहले एग्रीमेंट और पहले करके गए थे और फिर वापस? राना मुबश्शिर, बिल्कुल यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट। माजर से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप ही से कंटिन्यू, आप अपना बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा। नाज़रीन, भी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। राना मुबशिर, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। और दूसरा, आज मैं देख रहा था वो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने आज दोबारा हमें सिसिलियन माफिया याद करा रहे थे, और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ बैठे हुए थे, और वो फिर इन्हीं की तरफ कह रहे थे कि इन्हीं की बाकियात हैं जो कब्जा जिनसे जमीनों का छुड़वाया जा रहा है, वो इन्हीं के लोग थे, ये जो शरीफ खानदान के। आप प्लीज बात भी मुकम्मल कीजिएगा और इस पर भी जरा कमेंट कर दें। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं कह रहा था कि आपने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, मुशर्रफ साहब ने उन्हें 10 साल का एग्रीमेंट करके भेज दिया। आपने मीडिया जब वो चले गए यहाँ से तो मीडिया यहाँ पे इस चक्कर में पड़ा रहा जनाब, नहीं 5 साल का एग्रीमेंट है और यहाँ 10 साल का एग्रीमेंट है, इस चक्कर में मीडिया पड़ा रहा जनाब, पिंग पोंग बना रहा, ठीक है, और यहाँ पे खेलते रहिए जनाब आप। सही, अच्छा चले, खत्म होगी बात। एक मरतबा फिर आपने भेजा आपने, ठीक है, कोई मुझे प्रेसिडेंट बता दें कि इस किस्म के केस में कोई ऐसा प्रेसिडेंट है पहले कि जनाब आप बंदा बाहर भेज दें। आपने खुद भेज दिया बंदा बाहर, ठीक है, और आप पूछ रहे हैं, अब मीडिया बैठ के जनाब यहाँ पे इस कहानियां यहाँ पे सुना रहा है लोगों को, और जो व्यूअर है उसको ऐसी उनको चक्कर में हमने डाला हुआ है कि जी हम उनको वापस लेके आ रहे। नहीं लेके आ सकते आप वापस, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं लेके आ सकते वापस, ठीक है, आपने भेज दिया उनको। ना वो एक्सपीडिशन हो सकती है, आपका पैक्ट नहीं है इंग्लैंड के साथ, आप यूके के साथ आपका पैक्ट नहीं है, नहीं एक्सट्राडाइट करवा सकते आप, सही, ठीक है। अब क्या बातें कर रहे हैं कि एक्सट्राडिशन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, हम लेके आ जाएंगे नवाज शरीफ को, वो तो इम्पॉसिबल। ये कोई मुसाड के 3 ऑपरेशंस हैं जिसमें उन्होंने अपने बंदे उठा के अपनी मुल्क में लेके आने थे। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जनरल साहब नोज इट। तो 3 ऑपरेशन ऐसे हैं मुसाड के, उनके एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं कि जनाब उन्होंने ऑपरेशन किए और अपने बंदे उठा के वो ले आए। आप नहीं कर सकते वो काम, तो क्यों ऐसी चक्कर में डाला हुआ आपने अपने व्यूअर को, अपने अवाम को जनाब कि उनको वापस लेके आएंगे? नहीं लेके आ सकते आप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बात बताएं। नहीं तो उनकी तकारीर, पिटीशन तो तकारीर सुनवाने पे है, वो कहते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। देखिए जमीर साहब, बात ये है सिंपल सी कि आपको किस चक्कर में डाल दिया है मीडिया जो है, उसको इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। वेरी राइट, बिल्कुल सही फरमाया जनरल साहब। लॉजिकल बात करें, आपने तो डिसेप्शन चलाई हुई है, बिल्कुल ये डिसेप्शन है जनरल साहब, ये बिल्कुल जनरल साहब, ये राना मुबशिर ने जिस तरफ गुफ्तगू मोड़ दी है इस हवाले से कि ये बाकायदा एक इंजीनियर्ड मूव हो सकती है शरीफ खानदान की, कि अब इस डिबेट को मोड़कर इस तरफ डाल दिया जाए, लाना या ना आना, या वो तो एक अलग बात है, और एक बयानिया है जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि इसके बगैर पीडीएम की मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। देखिए, पीडीएम के जो भी मकासद हैं वो अभी तक बड़े गैर वाज़ेह हैं, लेकिन जो चीज बड़ी खुल के सामने आई है वो इस मुल्क में स्टेबिलिटी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग जो बैठे हुए हैं वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ब्रेक में बात हो रही थी कि हमने, आप 18वीं 19वीं तरमीम को जरा गौर से मिला के पढ़े तो आपको बात समझ आएगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, और आई एम श्योर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई ऑल माई जुडिशियल एवरीथिंग, हुआ क्या है, आपने दौलत बनाने के जराए, कवानीन बनाने के जराए, उन कवानीन को चेक करने के जराए आपने किस तरीके से अपने एक जगह पे इर्तिकाज हो गया उन सबका। इनकी मौजूदगी में एक और चीज जो बड़ी बड़ी आप खुल के आप सामने देखे आ रही है वो ये है कि जो लोग कवानीन वो बनाकर गए हैं, और जिस तरीके से 19वीं अमेंडमेंट में जिस तरीके से तैनातियां हो रही हैं, अब उसका अगर देख लीजिए फर्क क्या है आपको। इसको बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि भाई नवाशी वापस नहीं आएगा, सही। अब उनकी कोशिश ये है कि वो वहां पे बैठकर अमीनी की तरह पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करें। और इनकलाब क्या बर्पा करना है उन लोग? इनकलाब सिर्फ उनका इस हद तक है, सही, कि उनको वापस उनकी जो दौलत है उसको कुछ ना कहे, उनकी जो आला औलाद है उसको सारे सर पे बिठाएं, और बस दैट्स ऑल। बिल्कुल, और क्या है। वेरी राइट जनरल साहब, मुझे सॉरी मतलब वक्त की कमी है मेरे पास, मैं काजी साहब से एक फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं। काजी साहब, एक तो नेशनल डायलॉग की भी बात सुनी, डीजीआईएसए ने एनडीयू में सहाफियों से बात करते हुए किसी सवाल का जवाब में किया कि नीड ऑफ द आवर है नेशनल डायलॉग। मरियम नवाज साहबा कहती हैं बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले मुंतखब हुकूमत को घर भेजें। आपको क्या लगता है कि वो डायलॉग भी करना चाहते हैं? एक मियां साहब का बयानिया है कि ये 2 इंडिविजुअल्स के होते हुए कुछ आगे मुल्क नहीं चल सकता। कहां, किस तरफ पीडीएम लेके जाना चाहती है, और ये नेशनल डायलॉग हो सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो उस मीटिंग के लोग हैं, जो मेरी उनसे बात हुई है, वो कोई मरियम नवाज साहब से डायलॉग की बात नहीं हो रही थी। वो इंटर इंस्टीट्यूशन हो रही थी, सेनेट के हवाले से हो रही थी, अदलिया में जजेस की तैनाती के हवाले से उन्होंने बात की कि जी हो सकती है, इस पर आप एक डायलॉग कर सकते हैं।
दूसरी बात यह कि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वो वापस दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो हमारे इतने अजीम लीडर हैं इनको क्राउड रेंट पे लेना पड़ रहा है। ये पीटीएम, अब तो पीटीएम बाहर कर दिए, मौलाना फजल रहमान ने आज उसको कहा कि दावड़ नहीं आएगा। तो मरियम साहिबा मोहित तौर पर बर्म है कि भाई बंदे तो उन्होंने लाने थे और इधर बंदे जो है वो मौलाना फजल रहमान ने लाने, ये है हमारे लीडर। तो एक तो बात ये। दूसरी बात ये आपने बरतानिया की बरतानिया का बुनियादी जरिया मुआश आलमी डकैतों के पैसों पे वो इन्हिसार करते हैं। दुनिया में काले धन का जो दारुल खिलाफ है उनमें से एक बरतानिया है इंडिया का, और उसका एक मुआहिदा 2015 में एक्सट्रेडिशन का हुआ था। 15 से 1600 लोग मतलूब है, सिर्फ एक एक्सट्रेडाइट हुआ है अभी तक इंडिया में। तो लिहाजा ये तो छोड़ दें, ये तो सेफ हेवन उन्होंने इन्हीं के लिए बनाए हुए हैं, सियासी तौर पर इन्हें इस्तेमाल करते हैं और हमारी आबादियों को महफूम रखने के लिए ये उनका हुक्मरान तबका है हमारे लिए, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है कभी जमहूरियत के नाम पर और कभी आमरीत के नाम पर। तो मेरे ख्याल में लेकिन कहानी ये है कि ये कहानी आगे जाएगी और जो असल मसाइल है वो जब तक वापस नहीं आते, बयानिया चाहिए हकूक के लिए, और वो बिल्कुल मिसिंग नजर आ रहा है। मगर आने वाला रिसेशन बहुत कुछ बदल के रख देगा। मुझे लगता है 5-6 महीने बाद हमारी बहसें मुख्तलिफ होंगी। जी जमीर, बिल्कुल मतलब मुख्तलिफ होंगी। इफ यू कैन मतलब थोड़ा सा इलेबरेट कर दें, क्या मतलब कि हम ये इन इशराफिया को भूल जाएंगे, हमारा जो कंसंट्रेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ मुआशी हालात पे होगी? देखें, मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की खबर दे रहा हूं, तकरीबन जो है 85 मिलियन लोग जो है मजीद बेरोजगार हो रहे हैं। अमेरिका में इधर हम 50,000 लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं, टीचर्स को। तो यहाँ के इश्यूज और बनेंगे और -10% पे जा रही है यूरोप की मैशत। हम तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल पाकिस्तान की ये जो मैशत है ये सियासत को बदलेगी और इसका रुख तय करेगी। ये जो जाली इश्यूज है मुझे लगता है ये ज्यादा देर नहीं चल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बशीर साहब, सईद काजी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतने, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।